स्वागत है बच्चों आपका अपने यूट्यूब चैनल संजय सर्विस ज्योग्राफी में। आज का हमारा अध्याय नंबर 8 निर्माण उद्योग। जैसा कि हम इससे पहले इसमें एक वीडियो बना चुके हैं। इसमें हमने अध्ययन किया था निर्माण उद्योग क्या है और उद्योग के प्रकार पढ़े, कौन कौन से उद्योग है, उनकी क्या क्या विशेषता है, उद्योगों की स्थिति पढ़ी, उसमें कच्चा माल क्या है, परिवहन क्या होता है, श्रम शक्ति हो गया, इनका अध्ययन किया, ऐतिहासिक कार्य के बारे में जाना। उसके साथ साथ हमने देखा जो मुख्य उद्योग में पढ़ा था लौह इस्पात उद्योग हो गया। फिर उसके बाद हमने टिस्को और इसको जो कंपनियां हैं लौह इस्पात के लिए, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील एंड वर्कर्स, इन सब का हमने संपूर्ण अध्ययन किया। ठीक। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो हमारे मुख्यतः राउरकेला संयंत्र इस्पात है, बोकारो है, ठीक, और अन्य संयंत्र इस्पात, भिलाई इस्पात संयंत्र, ये विदेशों से जो विभिन्न तरह की विदेशी कंपनियों के माध्यम से इनका निर्माण किया गया था और कैसे किया गया था, कब किया गया था, इसके बारे में हमने संपूर्ण चर्चा की। तो बच्चों आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सूती वस्त्र उद्योग। तो आज हम पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग क्या होता है। थोड़ा मैं आपको ऐसे बता दूं, जो सूती वस्त्र उद्योग है वर्तमान भारत का सबसे विशाल उद्योग है। यह कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। माना जाता है कि कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा बड़ा क्षेत्र है सूती वस्त्र उद्योग। इसमें क्या है कि इसमें विभिन्न उद्योगों में लगे श्रमिक का 20% से भी अधिक कार्यरत है। यानी जितने भी हमारे उद्योग है उन उद्योगों में सबसे अधिकांश 20% से भी अधिक इस उद्योग में हमारे श्रमिक लग चुके हैं। यानी इस उद्योग में हमें जो हमारे श्रमिक हैं उन्हें रोजगार मिल रहा है। यानी काफ़ी बड़ा उद्योग है कृषि के बाद। अब थोड़ा हम इसको पढ़ लेते हैं। सूती वस्त्र उद्योग भारत के परंपरागत उद्योगों में से एक है। ठीक, जो हमारा ट्रेडिशनल उद्योग है उसमें से एक है। प्राचीन और मध्यकाल में ये केवल एक कुटीर उद्योग के रूप में ही थे। ठीक, फिर हो गया भारत संसार में उत्कृष्ट कोटि का मलमल, कैलिको, छीट और अन्य प्रकार के अच्छी गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो उत्कृष्ट मलमल है, कैलिको है, छीट हो गया, ठीक, ये अच्छी गुणवत्ता वाले सूती कपड़े हैं। यानी सूती कपड़े हैं, इसके उत्पादन में भारत काफ़ी अग्रणी है। भारत में इस उद्योग का विकास कई कारणों से हुआ। अब इसमें पहला कारण क्या है? पहला कारण है भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है एवं सूती कपड़ा गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए आरामदायक वस्त्र हैं। जैसा कि आप जानते हो, हमने कक्षा 11th में एक टॉपिक पढ़ा था जलवायु। उसमें मैंने समझाया था कि जो भारत की जलवायु किस प्रकार की और क्यों है। जो भारत की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु है। और उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कैसी होती है ये आपको मैं कक्षा 11th की बुक में अच्छी तरह समझा चुका हूँ। तो अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, सिर्फ हम इतना ही जानेंगे जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके लिए किस प्रकार की जलवायु का होना अनिवार्य है। ठीक, अब हो गया दूसरा कारण। दूसरा, भारत में कपास का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था। यानी कपास का भारत में पहले से काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता था, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं था, अंग्रेज़ों के अधीन हमारा देश गुलाम था। ठीक, उस समय क्या था, अंग्रेज अधिकांश अपने स्वार्थ के लिए भारत में कई खेतियाँ करवाते थे, जैसे कि नील की खेती हो गया, कपास की खेती। ठीक, इससे उनको काफ़ी लाभ मिलता था। इसको मैं अभी आएगा टॉपिक समझाऊंगा कि कैसे अंग्रेज़ों ने भारत से खेती कराई, कैसे अपना ही प्रोडक्ट भारत में चला के भारत की जो मार्केट थी उसको कैसे समाप्त किया। ठीक, ये दो मुख्य कारक हैं विकास के सूती वस्त्र उद्योग के। ठीक, यहाँ से हो सके तो आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। फिर हो गया, देश में इस उद्योग के लिए आवश्यक कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यानी जो भारत है हमारे देश में जैसे कि बेसिकली आप जानते होंगे, कोई भी हम उद्योग धंधा खोल लेते हैं उसमें हमारे लिए सर्वप्रथम श्रमिक का होना काफ़ी आवश्यक है। अगर हमारे पास श्रमिक अच्छे हैं, कुशल श्रमिक है, तो उस उद्योग को हम अच्छी तरह रिसाइकिल कर सकते हैं, उस उद्योग को अच्छी तरह हम चला सकते हैं। ठीक, इसलिए भारत में क्या था, श्रमिक काफ़ी कुशल काफ़ी प्रचुर मात्रा में थे, इसलिए उद्योग काफ़ी आगे पहुँचा, काफ़ी बढ़ोतरी हुई, काफ़ी विकास हुआ। ठीक, फिर हो गया, वस्तुतः कुछ क्षेत्र में लोग सूती वस्त्रों का उत्पादन पीढ़ियों से कर रहे थे और अपनी कुशलता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर हस्तांतरित कर रहे थे। यानी जो भारत का मुख्य कार्य था सूती वस्त्र था। जो हमारे लोग कार्य कर रहे थे उनका क्या था, व्यवसाय सूती वस्त्र था। उनका क्या था कि अपनी पीढ़ी तक इस उद्योग को पहुँचाना, इसलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करते थे। अब सीधे पढ़ते हैं नीचे। प्रारंभ में अंग्रेजों ने स्वदेशी सूती वस्त्र उद्योग के विकास को प्रोत्साहन नहीं दिया। वे कच्चे माल को मानचेस्टर और लिवरपूल स्थित अपनी मिलों के लिए निर्यात कर देते थे और वहां तैयार माल को बेचने के लिए भारत ले आते थे। यह कपड़ा सस्ता होता था क्योंकि भारत के कुटीर उद्योग की तुलना में यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन, जिसे ब्रिटेन कहते हैं, की मिलों में बड़े पैमाने पर उत्पादन
होता था। अब थोड़ा यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो अंग्रेज़ थे, यूनाइटेड किंगडम था, ठीक है, वो कैसे अपने यहाँ जो बाहर से कच्चा माल ले जाते थे और कैसे वहाँ बनाते थे, और भारत की जो मार्केटिंग थी, जो कुटीर उद्योग था, उसको किस तरह से उन्होंने समाप्त कर दिया। थोड़ा आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि आप जानते हो, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उससे पहले की बात करते हैं, जब अंग्रेज़ों के अधीन हमारा देश उपनिवेश था, उस समय क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने भारत से कई तरह से खेती करवाई, जैसे नील की खेती रंगों के लिए, और सूती वस्त्र की खेती कपड़ों को बनाने के लिए, ठीक। उन्होंने क्या किया, यहाँ से कच्चा माल भारत से ही खरीदा, सर्वप्रथम भारत में ही लगवाया, भारत से ही श्रमिक थे, भारत के ही मजदूर से, सबको भारत से ही करवाया उन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ कच्चा माल तैयार किया, वो सीधे उस समय जो लंदन यानी अंग्रेज़ों के यहाँ क्या हो चुका था, औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी। उनके यहाँ विभिन्न तरह के कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ लग चुकी थी, ठीक हो गया। उन्होंने कच्चे माल को यहाँ से सीधे कहा लिवरपूल, मैनचेस्टर, यानी जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का हब था, वहाँ पहुँचा, जहाँ पर उनकी फैक्ट्रियाँ थी, ठीक। क्योंकि जो हमारा कुटीर उद्योग था काफ़ी महंगा था, अपेक्षा जो अंग्रेज़ों ने फिर तैयार माल हमें बेचा, वो कैसे, यहाँ पर समझिए थोड़ा। क्योंकि जो कुटीर उद्योग था, जिसका हम कहते हैं हथकरघा उद्योग, यानी हाथ से बनाए जाने वाले वस्त्र, उसमें क्या होता था, अगर माना सपोज है आप कोई कुर्ता बनवा रहे हो, ठीक, आपने कुर्ता बनाने के लिए किसी को दे दिया। अब वहाँ क्या होता था, उस कुर्ते को बनाने के लिए कम से कम 4 या 5 दिन लगते थे, 4-5 दिन लगते थे। 4-5 दिन की उनकी मेहनत होगी, उनका लेबर चार्ज हो गया, और उसके साथ जो उनके साथ लग रहे थे उनके अलग से चार्ज हो गया। तो ऐसे जो विभिन्न तरह के उनके चार्ज पड़ते हैं यार, विभिन्न तरह का जो समय लगता था, विभिन्न तरह की उसमें कताई बुनाई की जाती थी, उनका जो हम कहते हैं रेट कह सकते हैं, वो काफ़ी महंगा होता था, क्योंकि उसके लिए आमदनी क्या होती थी, काफ़ी जो 7 या 8 दिन लगते थे, उसका पूरा खर्चा लिया जाता था। तो वो कुर्ता कम से कम हमें काफ़ी महंगा मिलता था, ठीक। इसलिए जो हथकरघा उद्योग था वो काफ़ी महंगा था। अब ये कैसे ख़त्म हुआ भारत में, थोड़ा इसको यहाँ से समझिए। अंग्रेज़ों ने क्या किया, उस कच्चे कपास को अपने यहाँ लिया, ठीक। अपने यहाँ ले जाने के बाद उन्होंने क्या, जो फैक्ट्री थी उनके यहाँ औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, उन्होंने उस फैक्ट्री में उस माल को, कच्चे माल को, इस वस्त्र को बनाया। जो यहाँ 7-8 दिन लग रहे थे हमारे हाथ से बनाने में, कम से कम वो एक दिन में कई हज़ारों कपड़े बना लेते थे, एक दिन में कई हज़ारों कपड़े बन जाते थे, ठीक है, मशीनों के माध्यम से। और उसके साथ साथ उन्हें जो यहाँ नील की खेती कराई, उस नील की खेती का क्या होता था, जो कपड़ा बनता था, उस कपड़े में उस कपड़े में कलर लगाया जाता है, उस कपड़े में कलर किया जाता था, यानी वो कपड़ा रंगीन रूप में हमें दिखाई देता था, हमें प्राप्त होता था। अपेक्षा जो हमारा कुटीर उद्योग था उसकी, कुटीर उद्योग में क्या था, अगर आपने कोई सफ़ेद वस्त्र दिया तो आपको सफ़ेद ही वस्त्र मिलेगा। हमारे पास ऐसे कोई संसाधन नहीं था कि उस वस्त्र में हम कलर भी कर पाए, ठीक। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, उसी सूती कपड़े को कम से कम एक दिन में कई हज़ारों लाखों कपड़े उन्होंने बना दिए, ठीक। पहले तो उन्होंने यहाँ से भारत से इंग्लैंड ले गए, लंदन ले गए, जो उनका माल भाड़े का किराया था उसका भी उन्होंने पैसा जोड़ा, ठीक। उनकी फैक्ट्री का जो किराया था, उनके जो वस्त्र बनाया था उसका भी पैसा जोड़ा, और उसके साथ साथ उसमें जो रंगीन कलर वगैरह किया जाता उसका भी पैसा जोड़ा। उतना पैसा जोड़ने के बाद ही जैसे उन्होंने उस माल को, उस सामान को भारत में उतारा, जो हमारा कुटीर उद्योग था अपेक्षाकृत उससे भी सस्ता था। जो हमारा कुटीर उद्योग में एक वस्त्र में कम से कम 10 रुपये लगते थे, उसी वस्त्र को कलरफुल में और अच्छे डिजाइन में, उस वस्त्र को अंग्रेज़ कम से कम कुछ भी नहीं थे 5 या 6 रुपये में बेचते थे। ऐसा करते करते भारत का जो कुटीर उद्योग है, जो हथकरघा उद्योग है, वो क्या समाप्त हो गया था। अंग्रेजों ने क्या किया, भारत से ही खरीदा, भारत से ही बनाया और भारत में ही बेचा, और भारत की ही मार्केट को भारत के मार्केट में ही समाप्त कर दिया, और अपना जो औद्योगिक क्रांति वो भारत में काफ़ी संपन्न कर दिया, काफ़ी पनपा दी, काफ़ी चरम पर पहुँची। इसी वजह से भारत का जो हथकरघा उद्योग है धीरे धीरे अपने चरम स्तर पर पहुंचने के बाद ख़त्म हो गया था, और जो अंग्रेज़ों का जो कुटीर उद्योग था वो जो अंग्रेज़ों का औद्योगिक क्रांति वो काफ़ी भारत में आगे बढ़ चुकी थी अपने चरम स्थान पर। इसका मुख्य रीज़न यही था। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर हो गया नीचे इसमें
1854 में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना मुंबई में की गई। इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। भारत का पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना 1854 में कहाँ पर? मुंबई में। मुंबई के कावासी डावर द्वारा स्थापित की गई। इसको यहाँ से भी लिख लीजिए, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता दूँ, लिख लीजिए यहाँ से। सबसे पहले सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में कावासजी डावर द्वारा स्थापित की गई। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक, इस शहर में सूती वस्त्र निर्माण के केंद्र में कई लाभ थे। यह गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पादन क्षेत्र के बहुत निकट था। ठीक, कच्ची कपास इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए मुंबई पत्तन पर लाई जाती थी। ठीक, जो हमारी कच्ची कपास थी उसको निर्यात करने के लिए मुंबई पत्तन से इंग्लैंड को पहुंचाई जाती थी। यानी जो हमारे पत्तन बंदरगाह से वहीं से इनका क्या होता? आयात व निर्यात होता था। ठीक हो गया बच्चों, अभी इसमें हो गया। वैसे मैं आपको समझा चुका हूँ इसके बारे में। ठीक, इसमें हमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य चीज़ें हैं जो हम उसी का अध्ययन करेंगे। थोड़ा इसको हम पढ़ लेते हैं। मुंबई पत्तन तक लाई जाती थी, इसलिए कपास स्वयं मुंबई नगर में उपलब्ध थे। ठीक, यानी मुंबई नगर में सबसे ज़्यादा कपास होता था। इसके अतिरिक्त मुंबई उस समय की वित्तीय केंद्र था एवं उद्योग प्रारंभ करने के लिए आवश्यक पूंजी की उपलब्धता थी। यानी जो भारत में जो मुंबई है उसको हम क्या कहते हैं? भारत की वित्तीय राजधानी। रोजगार अवसर प्रदान करने वाला बड़ा नगर होने का कारण यह श्रमिकों के लिए एक आकर्षण केंद्र था, क्योंकि यहाँ पर रोजगार भी ज़्यादा था, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा थी। ठीक, काम के अवसर ज़्यादा थे, इसलिए लोगों को आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र था ये। सूती वस्त्र मिलों के लिए आवश्यक मशीनों का आयात इंग्लैंड से किया जाता है। यानी जो भी हमें सूती वस्त्र मिल है उसको जो भी बना देते हैं, फैक्ट्रियाँ बना देते हैं, उसके लिए जो हम मशीनों की आवश्यकता होती है वो इंग्लैंड से ही खरीदते थे, इंग्लैंड से आयात किया जाता था। बाद में दो और मिले, शाहपुर मिल और कैलिको मिल अहमदाबाद में स्थापित की। सर्वप्रथम महाराष्ट्र में, उसके बाद अहमदाबाद में। पहली मिल हो गया शाहपुर और दूसरी कैलिको मिल। 1947 तक भारत में मिलों की संख्या 423 तक पहुंच गई, लेकिन देश विभाजन के बाद दृश्य बदल गया। जैसे देश विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, इस उद्योग को एक बड़ा प्रतिसरण झेलना पड़ा। इस कारण यह था कि अच्छी गुणवत्ता वाले कपास उत्पादन क्षेत्र में भी अधिकांश पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए और भारत में 409 मिलों में केवल 29% कपास उत्पादन क्षेत्र रह गया। यानी जिस समय भारत में बहुत ज़्यादा कपास होता था, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ उसमें क्या हो गया? अच्छी गुणवत्ता वाली कपास की जो उत्पादन क्षेत्र अधिकांश क्या हो गया? जो पश्चिमी पाकिस्तान था वहाँ चले गया। ठीक, बच्चों इसमें बहुत कुछ है, वैसे जो मुख्य चीज़ें मैं आपको वही समझाऊँगा। ठीक, वैसा आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें जो आपको लगेगा स्वयं नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो हमारे हमेशा परीक्षा में पूछी जाती है। और जैसे मैंने इसमें हेडलाइट किया है, वर्तमान में अहमदाबाद, भिवाड़ी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर, उज्जैन सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र है। ठीक, ये सभी केंद्र परंपरागत केंद्र और कपास उत्पादक क्षेत्रों के निकट स्थित है। यानी जो भी ये क्षेत्र अधिकांश कपास का जो उत्पादन होता है उसके इर्द गिर्द ही स्थित है। इसमें आगे महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु अग्रणी कपास उत्पादक राज्य है। यानी सबसे ज़्यादा जो कपास उत्पादन होता है महाराष्ट्र में होता है, गुजरात और तमिलनाडु अग्रणी कपास उत्पादक राज्य है। लेकिन ये बात इसमें नेट में सर्च कीजिएगा, अभी वर्तमान में शायद कपास में प्रथम स्थान गुजरात का है। ठीक, और वैसे NCERT के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक, जो भी ये बुक में है, लेकिन आप एक बार नेट में सर्च कर लीजिएगा। अभी वर्तमान में जो कपास के उत्पादन प्रथम स्थान है शायद वो गुजरात है। ठीक, उसको देख लीजिएगा। फिर नीचे हो गया तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक मिल है। यानी जो सबसे अधिकांश कपास की मिल है कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में। उनमें से अधिकांश कपास ना बनाकर सूती का उत्पादन करते हैं। ठीक हो गया बच्चों। जैसे कोयम्बटूर और तमिलनाडु की लगभग आधे से अधिक मिलें के अवस्थित होने का कारण सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। यानी जो तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक कपास की मिलें हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें थोड़ा जैसे उत्तर प्रदेश, कानपुर सबसे बड़ा केंद्र है। मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ, यहाँ से आप नोट डाउन कीजिए जो अब मैं बता रहा हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मैं अब एक आध पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। इसमें तो पहला लिखिए, मुंबई को सूती कपड़ों की महारानी यानी कॉटन पॉलिश कहा जाता है, क्योंकि केवल मुंबई महानगरीय क्षेत्र में भारत का लगभग 1/4 सूती वस्त्र तैयार किया जाता है।
यानी जो मुंबई है सूती वस्त्रों की महारानी कहा जाता है, सूती वस्त्रों की महानगरी कहा जाता है, सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है, इसको लिख लीजिएगा। और केवल मुंबई महानगरी क्षेत्र में भारत का लगभग 1/4 सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। फिर हो गया इसमें मुंबई का भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से भी जाना जाता है। एक पॉइंट इसको नोट डाउन कीजिएगा, मुंबई को भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। फिर हो गया कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर क्या आप समझ चुके हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, जैसे लंदन में है मैनचेस्टर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। ये हो गया हमारा सूती वस्त्र उद्योग। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ चुकी होंगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं चीनी उद्योग। चीनी उद्योग, इसमें आपको थोड़ा मैं 1-2 पॉइंट वैसे समझा दूँ, आप उसको नोट डाउन कीजिएगा। भारत विश्व में ब्राज़ील के बाद चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। यानी विश्व में सबसे अधिकांश जो चीनी का उत्पादन करता है वो ब्राज़ील आपका कहाँ पर है, ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ठीक हो गया। विश्व में सबसे अधिकांश जो चीनी का उत्पादन करता है ब्राज़ील, उसके बाद भारत दूसरे स्थान पर है। इसको आप लिख लीजिएगा। एक पॉइंट और लिखिएगा, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ इसको समझिएगा। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा। ठीक, हम करते हैं पढ़ना शुरू। चीनी उद्योग देश का दूसरा बड़ा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है, समझा चुका हूँ। जैसे भारत विश्व में गन्ने और चीनी दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यह विश्व के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 8% उत्पादन करता है। यानी जितना भी जो चीनी उत्पादन होता है विश्व में लगभग 8% भारत उसका उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त गन्ने और खांडसारी और गुड़ भी तैयार किए जाते हैं। किससे तैयार किए जाते हैं? चीनी से। ठीक, यह उद्योग 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और एक बड़ी संख्या में किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। यानी रोजगार के अगर दृष्टिकोण से देखें तो सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग काफ़ी महत्वपूर्ण उद्योग है, जो हमारे किसानों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उत्पन्न कराता है। रोजगार जो है पैदा करवाता है। यानी कह सकते हैं रोजगार की यहाँ पर काफ़ी संभावना है। कच्चे माल के मौसमी होने के कारण चीनी उद्योग के मौसमी उद्योग है। सीधे नीचे पढ़ते हैं हम। आधुनिक भारत पर उद्योगों का विकास 1930 में प्रारंभ हुआ, जब बिहार में एक चीनी मिल की स्थापना की। कहाँ पर हुई थी? बिहार में। इसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के दूसरे भागों में चीनी मिलें खोली गई। उसके बाद 1950-51 में 139 यानी 139 कारखाने प्रचालन में थे और 2010-11 में चीनी मिलों की संख्या 6 से 62 है और वर्तमान 2020 में आप एक बार करंट परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, उसमें कुछ ज़्यादा है चीनी मिलें। ठीक हो गया बच्चों। अब उद्योग की अवस्थिति, इसमें हम थोड़ा देखते हैं औद्योगिक अवस्थिति में क्या है। गन्ना एक भार ह्रास वाला फसल है। जैसे कि आपको मैंने बताया था, जो हमने पढ़ी थी भारत की कृषि, इसमें 3 प्रकार की फसलें पढ़ी थी। उसमें गन्ना था। ठीक, उसमें बताया था मैंने गन्ने की क्या विशेषता है, वो सब हमने अध्ययन कर चुके हैं। सिर्फ हम इसके बारे में मोटी चीज़ें पढ़ेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमेशा पूछे जाते हैं। चीनी और गन्ने का अनुपात 9% से 12% के बीच होता है, जो इस गुणवत्ता पर निर्भर करता है। खेतों में काटकर एकत्रित करने के लिए ढुलाई की अवधि तक इसमें सुक्रोज की मात्रा सूखती जाती है। इसमें हम सीधे पढ़ते हैं बच्चों, जो मुख्य चीज़ें हैं इसकी। हाँ, यहाँ से देखिए, इसको मैं हेडलाइट कर देता हूँ। इसमें देखिए जो मैंने हेडलाइट किया, महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादन राज्यों के रूप में विकसित हुआ। यानी सबसे अधिकांश जो चीनी का उत्पादन किया जाता है कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और देश के कुल चीनी उत्पादन के 1/3 से अधिक भाग का उत्पादन करता है महाराष्ट्र। राज्य में 119 चीनी मिलें हैं, जो एक संकरी पट्टी के रूप में उत्तर में मनमाड़ा से लेकर दक्षिण में कोल्हापुर तक विस्तृत है। इसमें से 87 मिलें सरकारी सेक्टर में है। यहाँ से जो मैंने आपको बताया, इस पॉइंट को जो हेडलाइट कर रखा है, इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अब नीचे हो गया चीनी, इसको भी मैं हेडलाइट कर दूँ। फिर है चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है।
पहला किसका? महाराष्ट्र का। दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश का। चीनी उद्योग 2 पेटियाँ। पहला इसमें हो गया गंगा यमुना दोआब और तराई प्रदेश में केंद्रित है। ठीक हो गया। पहला होगा गंगा यमुना के दोआब, दूसरा तराई प्रदेश में केंद्रित है। गंगा यमुना दोआब में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और बुलंदशहर मुख्य चीनी उत्पादक जिले हैं, जबकि तराई क्षेत्र के मुख्य चीनी उत्पादक जिले हो गया लखीमपुर खीरी, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर और बहराइच है। ये क्या प्रमुख चीनी मिलें हैं। ठीक। अब नीचे हो गया तमिलनाडु में चीनी मिल है। जैसे आप तमिलनाडु में कहाँ पर है इसको भी देख लीजिएगा। कोयम्बटूर में है, बेलोर में है, तिरुवंतमलाई में है, बल्लीपुरम में है, तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित है। ये कहाँ पर? तमिलनाडु में। और कर्नाटक में बेलगावी, बल्लारी, माड़िया, शिवमोगा, विजयपुर और चित्रदुर्ग प्रमुख चीनी उत्पादन जिले हैं। ठीक। कहाँ पर है? कर्नाटक में। थोड़ा थोड़ा इनके जो नाम है इनको याद भी कर लीजिएगा, इसको थोड़ा नोट डाउन भी कर लीजिएगा, थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। फिर हो गया चीनी उद्योग आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में, जैसे हो गया पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापत्तनम और तेलंगाना के निजामाबाद जिले और मेडक जिले में विस्तारित है ये चीनी मिलें। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक हो गया बच्चों। जो चीनी मिलें हैं मुख्य ये चीज़ें है जो आपको मैं बता चुका हूँ, और परीक्षा की दृष्टिकोण से यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं मैं आपको समझा चुका हूँ। आप यहाँ से कुछ जो मैंने आपको बताया उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और इनके जो नाम हैं जैसे आपने पढ़ा था कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनकी चीनी मिलें कहाँ कहाँ पर, इसका जो नाम है उसको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पेट्रोल रसायन उद्योग। जो पेट्रोल रासायनिक उद्योग है बच्चों, आपको मैं इसमें मुख्य पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ कि इसमें मुख्य चीज़ें क्या है, उसको हम नोट्स के माध्यम से देखते हैं। हम इसमें देख के इसके मुख्य पॉइंट पढ़ते रहते हैं। इसमें पहला हो गया उद्योगों की इस श्रेणी के अंतर्गत इस प्रकार के उत्पाद आते हैं। वर्ष 1960 में जैव रसायनों की मांग इतनी तेज़ी से बढ़ी कि इसको पूरा करना कठिन हो गया। ठीक। इस समय पेट्रोल परिशोधन उद्योग का तेज़ी से विस्तार हुआ। फिर हो गया सेकंड पॉइंट, परिष्कृत पेट्रोल से कई प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती है जो अनेक नए उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से पेट्रो रासायनिक उद्योग के नाम से जाना जाता है। इसमें देखते हैं ये पेट्रो रासायनिक उद्योग को 4 उपवर्गों में विभाजित किया। पहला हो गया पॉलीमर, दूसरा कृत्रिम रेसे, तीसरा इलेक्ट्रोस्टॉम्स, फिर हो गया पृष्ठ संक्रिय। ठीक। ये 4 प्रकार के क्या हो गया उपवर्ग हो गया पेट्रो रसायन के उद्योग के। पॉलीमर हो गया, कृत्रिम रेसे हो गया, इलेक्ट्रोमर्स हो गया और पृष्ठ संक्रिय। अब पहला हम पढ़ते हैं जो भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड IPCL, इसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषता। पहला हो गया यह संस्थान सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह विभिन्न प्रकार के पेट्रो रसायनों जैसे पॉलीमर और रेसों से बने संक्रिय का निर्माण वितरण करते हैं। कौन? IPCL। ठीक। फिर हो गया पेट्रो कोऑपरेटिव लिमिटेड। अब इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका जो मुख्य कार्य है यह भारत सरकार एवं बुनकरों की सहकारी संस्थाओं का संयुक्त प्रयास है। इसमें क्या है, पॉलीमर तंतु, सूत और नायलॉन चिप्स का उत्पादन गुजरात तथा बड़ौदा एवं नल भारी संयंत्रों में करता है। इसका जो मुख्य कार्य है। फिर हो गया तीसरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी। इसका मुख्य कार्य क्या है? ये संस्थान पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये जो पेट्रोकेमिकल उद्योग है इसमें जो प्रशिक्षण प्रदान करता है, कौन करता है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक। फिर हो गया इसमें सेकंड पॉइंट हो गया इसी का, सार्वजनिक क्षेत्र में 1961 ईस्वी में स्थापित द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंस्टीट्यूट लिमिटेड यानी नेप्ता पर आधारित मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग था। ठीक हो गया, इसको यहाँ से नोट डाउन कीजिएगा। फिर क्या, मुंबई, बैरूरी, मैटूर, पिंपरी और रिसरा में स्थित संयंत्र प्लास्टिक की वस्तुओं के मुख्य उत्पादक है। लगभग 75% इकाइयाँ लघु पैमाने के सेक्टर में है। मुंबई सेल रसायन उद्योग का केंद्र है। मुंबई क्या है? सेल रसायन उद्योग का केंद्र है। ठीक, इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद हो गया अगला पॉइंट, यह उद्योग पुनः चक्रित रिसाइकिल्ड प्लास्टिक का प्रयोग भी करता है जो पूरे उत्पादन का लगभग 30% है। फिर हो गया संश्लेषित तंतु, यानी ये क्या होता है?
जो संश्लिष्ट तंतु हैं का प्रयोग अपनी मजबूती, टिकाऊपन, धुलाई, धोने पर न सिकुड़ने के गुणों के कारण व्यापक रूप से कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, संश्लिष्ट तंतु का मुख्य कार्य क्या है, या उसके बारे में संपूर्ण संक्षिप्त रूप में उसका विवरण दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो संश्लिष्ट तंतु है इसका जो प्रयोग अपनी मजबूती, टिकाऊपन, धुलाई, धोने पर न सिकुड़ने के गुणों के कारण व्यापक रूप से कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। फिर है नायलॉन तथा पॉलिस्टर यानी धागा बनाने संयंत्र कोटा, पिंपरी, मुंबई, मोदीनगर, पुणे, उज्जैन, नागपुर एवं उधना में लगाए गए हैं। ठीक, नायलॉन के ये फैक्ट्रीज। कोटा और बड़ौदा में एक्रिलिक कपड़े बनाए जाते हैं। इसको भी थोड़ा यहाँ से देख लीजिए। ठीक, ये था हमारा मुख्यतः पेट्रो रासायनिक उद्योग। इसके बारे में आपको मैंने जो इसके मेन पॉइंट थे वो समझाए। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज्ञान आधारित उद्योग। इसमें है भारत में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण, औद्योगिक विकास। ठीक, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण क्या है। इसमें थोड़ा मुख्य चीज़ ये है, नई औद्योगिक नीति घोषणा 1991 में की गई। कब की गई? 1991। इस नीति के मुख्य उद्देश्य थे अब तक प्राप्त किए गए लाभ को बढ़ाना, इसमें विकृति तथा कमियों को दूर करना, उत्पादकता को लाभकारी और रोजगार में स्वफसी वृद्धि को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को प्राप्त करना। वर्ष 1991 की नई औद्योगिक नीति के प्रमुख ये बिंदु है। यहाँ पर ये वाले जो मुख्य बिंदु है इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हो गया इस नीति के अंतर्गत किए गए उपाय, यानी वर्ष 1991 में जो नई औद्योगिक नीति है उसके जो प्रमुख उपाय हैं। पहला हो गया औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था समापन, विदेशी तकनीक का निःशुल्क प्रवेश, विदेशी निवेश नीति, पूंजी में अभिगम्यता, खुला बाजार, प्रावस्थाबद्ध निर्माण कार्य का उन्मूलन, औद्योगिक अवस्थिति कार्यक्रम का उदारीकरण। ठीक, इस उद्योग के वर्ष 1991 नई औद्योगिक नीति के प्रमुख ये उपाय थे। यहाँ से ये भी नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति के प्रमुख लक्ष्य उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो बच्चों अब हम देखते हैं जो उदारीकरण है, निजीकरण और वैश्वीकरण वो क्या है। अब यहाँ से आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आप वीडियो को पुश करते रहेगा और नोट डाउन कीजिएगा। पहला हम देखते हैं वैश्वीकरण, यानी वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण का जो मुख्य अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। पहला पॉइंट है वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। ठीक, अब इसमें पढ़ते हैं इस आर्थिक नीति के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे क्या हुआ, संपूर्ण विश्व के लिए खोल दिए गए। जो अर्थव्यवस्था अब तक बंद अर्थव्यवस्था थी, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था थी क्या पूरी तरह बंद अर्थव्यवस्था थी, यानी भारत में जो भी व्यापार होता था केवल अपने ही राज्यों तक ही सीमित था। जैसे महाराष्ट्र से हो रहा है गुजरात से हो रहा आपका तेलंगाना, गुजरात से हो रहा आपका नीचे दे कर्नाटक से उत्तराखंड से आपका जम्मू कश्मीर, यानी जो हमारा जो वैश्विक व्यापार था केवल अपने ही राज्य तक सीमित था। हमारा जो व्यापार था किसी देश के साथ ना था, ना हम करते थे, ना उनका हमारे देश में व्यापार था। यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था थी पूर्णतः बंद अर्थव्यवस्था थी। इसलिए जो वैश्वीकरण का मैंने पहला अर्थ बताया, पहला ही जो पॉइंट बताया वो था देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। यानी जो हमारी इकोनॉमिक्स थी हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो खुली अर्थव्यवस्था हो, हर किसी के साथ हम व्यापार करें। वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य ये था। ठीक हो गया। फिर हो गया जिसमें भारतीय निवेशक विदेशों में और विदेशी निवेशक भारत में व्यापार करने के लिए आ सकते थे। फिर जो हमारी अर्थव्यवस्था थी हमने उस बंद अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, जो भारतीय निवेशक थे विदेशों में और जो विदेशी निवेशक थे भारत में व्यापार करने के लिए क्या होते आ जा सकते थे। वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य ये था। फिर इसमें था इससे अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के विदेशी निवेश आने शुरू हो गए थे। यानी जो हमारे देश में
अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से जो विदेशी निवेश थे, यानी जो निवेशक थे या जो अपना पैसा खर्च करते थे, वो कोई कंपनी लगाते थे, वो क्या उनका आना शुरू हो गया था। पहले क्या था कि जो हमारे भारत में केवल हमारी ही कंपनियाँ थी, हमारी ही सरकारी कंपनियाँ थी, इसमें किसी देश या विदेश का हस्तक्षेप नहीं था और हम किसी के साथ इतना लॉन्ग टर्म में क्या व्यापार भी नहीं करते थे। फिर यहाँ पर क्या हुआ, जैसे वैश्वीकरण शुरू हुआ, उसमें क्या होगा, जो विदेशी कंपनियाँ थी वो भारत में उनका लगना शुरू हो गया था, उनको भारत में परमिशन मिल गई थी। फिर उसमें क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें लाभ हो रहा था, क्योंकि अगर विदेशी कंपनियां लग रही तो उसमें स्वाभाविक है कि हमारे देश के जो नागरिक है, श्रमिक है, वो उसमें कार्य करेंगे। उसमें क्या होगा, उनको रोज़गार मिलेगा, हमें अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलेगा, और जो कंपनी से जो पैसा हम उस विदेशी कंपनी को देंगे उसको प्रत्यक्ष रूप से हमें रोज़गार मिलेगा। इस तरह से था। फिर क्या हुआ, जिससे एक और भारत में व्याप्त विदेशी मुद्रा संकट का जो समाधान हुआ। इसमें फिर क्या हुआ, जो हमारे पास जो विदेशी मुद्रा थी बहुत कम थी, जैसे विदेशों की कंपनियां भारत में लगने लगी, भारत में निवेश करने लगी। इसके बाद क्या हुआ कि भारत में व्याप्त विदेशी जो मुद्रा थी उसका जो संकट था उसका समाधान होना शुरू हो गया था, यानी संकट का जो समाधान था वो शुरू हो गया, कम हो गया, यानी जो हमें संकट थी विदेशी मुद्रा की वो कम हो चुका था। वही दूसरी ओर भारत में औद्योगिकरण की गति तीव्र होने से रोजगार के अवसर बढ़ गए थे। फिर क्या हुआ, दूसरी ओर क्या हुआ, भारत में जो औद्योगिकरण बढ़ा उससे क्या, उससे तीव्र विकास हुआ। तीव्र विकास होने के कारण रोजगार के अवसर काफ़ी बढ़ गए, जिससे भारत से फिर क्या, जिससे भारत तेज़ी से विकासशील अर्थव्यवस्था में बन गया, यानी जो भारत की इकोनॉमिक्स थी, अर्थव्यवस्था थी, वो काफ़ी कन्वर्ट हो गई विकासशील के स्तर में। ये था वैश्वीकरण। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ चुकी होंगी। वैश्वीकरण क्या था, वैश्वीकरण क्या था, भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, क्योंकि जो भारत की अर्थव्यवस्था की बंद अर्थव्यवस्था थी, ठीक, और जैसे ही वैश्वीकरण शुरू हुआ तो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो खुली अर्थव्यवस्था होगी, और विदेशी कंपनियां भारत में आके क्या अपना रोजगार जमाने लगी, ठीक। इससे लोग, भारत के जो बेरोजगार लोग थे उनको रोजगार का अवसर प्रदान हुआ, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी निवेश के आने से हमारे देश में काफ़ी लाभ हुआ, काफ़ी विकास हुआ, और भारत की जो विदेशी मुद्रा उसका संकट था उसका समाधान हुआ। और दूसरी ओर भारत में क्या औद्योगिकरण का विकास हुआ, तीव्र औद्योगिकरण हुआ, काफ़ी रोजगार के अवसर बढ़े, और जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो क्या विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई थी। ये था वैश्वीकरण। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब है निजीकरण। निजीकरण यानी निजीकरण एक ऐसी अवधारणा है, ठीक हो गया। अब थोड़ा यहाँ से इसको ध्यान दीजिएगा। निजीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिससे किसी अर्थव्यवस्था की विभिन्न सेवा तथा उद्योग में सरकार का एकाधिकार ना होकर निजी क्षेत्र भी अपना व्यवसाय स्वतंत्र पूर्वक कर सकता है। यानी निजीकरण का मतलब हो गया कि व्यक्ति अपना व्यक्तिगत वहाँ पर क्या उद्योग धंधे भी खोल सकता था। इसमें इससे पहले क्या था, जो निजीकरण में जितनी भी कंपनियाँ थी, जितने भी उद्योग धंधे थे वो मुख्यतः सरकार के ही अंडर में थे, वो सरकार की कंपनियां था। इसमें क्या होता था, सरकार की कंपनियां होने के बाद इसमें हमें लाइसेंस की काफ़ी ज़रूरत होती थी, बहुत दिक्कत होती थी, यानी लाल फीताशाही कह सकते हैं एक हिसाब से। निजीकरण में भी क्या, हमें अपनी अगर कोई व्यक्तिगत कुछ खोलना तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, कुछ ना कुछ सरकार से जो सरकार के मापदंड थे उसके होकर गुजरना पड़ता था। यानी जो पूर्णतः जो एकाधिकार था उद्योग धंधों में पूर्णतः सरकार का ही था। इसको दूर करने के लिए ही निजीकरण लाया गया, निजीकरण किया गया। यानी निजीकरण का मतलब हो गया जो सरकार का एकाधिकार ना होकर किसी निजी क्षेत्र में आप लोग या हम लोग या कोई भी वर्ग जिसके पास जो संपन्न है, जो इस योग्य है कि वो अपना औद्योगिक क्षेत्र खोल सके, वो स्वतंत्र पूर्व रूप से खोल सकता था। किसके कारण, निजीकरण के कारण। यहाँ पर आप क्या हो गया, सरकार का एकाधिकार ना होकर बल्कि निजी क्षेत्र में अपना व्यवसाय स्वतंत्र पूर्व हम खोल सकते थे। इससे क्या होगा, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप ले पाएगी। यानी भारत की जो इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था है, वो किस अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में, जिससे विभिन्न क्षेत्र में जो प्रतिस्पर्धा के कारण भारत का तीव्र आर्थिक विकास हो गया। यानी इसमें क्या होगा, जैसे आपने कोई कंपनी खोली, मैंने कोई कंपनी खोली, यानी हमारा कंपटीशन चलेगा, प्रतिस्पर्धा का चलेगा, ठीक। अगर मैं चाहूँगा, माना मैंने पेन बनाई, ठीक, उस पेन को मैं 10 रुपये में बेच रहा हूँ और उसी पेन की कंपनी किसी दूसरे ने खोली, उसी पेन को वो 8 रुपये में बेचा और वो सेम क्वालिटी सेम उसकी गुणवत्ता, यानी यहाँ पर प्रतिस्पर्धा हो रही है, यानी कंपटीशन हो रहा। कारण अपना निजी स्वामित्व उसका व्यवसाय खोलने के कारण।
पहला ऐसा नहीं था। पहले सरकार ने माना अपनी कोई पेन की कंपनी खोलेगी तो पेन की एक ही कंपनी होगी, वो केवल सरकार की होगी। सरकार चाहे उसको 50 रुपये में बेचे, चाहे उसको 100 रुपये में बेचे, उसके साथ कोई भी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन नहीं था। ठीक, यानी वहाँ पर काफ़ी क्या था, सरकार का एकाधिकार था। इसी को दूर करने के लिए निजीकरण लाया गया। निजीकरण में कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय खोल सकता है। ठीक, एक ही कंपनी के 10, एक ही चीज़ के 10 कंपनियाँ खुल सकती है, एक ही पेन की 10 कंपनियाँ खुल सकती है, और वो एक ही गुणवत्ता में, एक ही क्वालिटी में उस पेन को 10 में भी बेच सकते हैं, उसको 5 में भी, उसमें को 8 रुपये में भी बेच सकते हैं। इस कारण की अर्थव्यवस्था काफ़ी बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा में क्या होगा, भारत की जो इकोनॉमिक्स दर है उसमें काफ़ी विकास आएगा। वर्ष 1990 तक भारत के जो अधिकतर क्षेत्र सरकार के एक अधिकार में थे। कब तक? वर्ष 1990 तक। फिर क्या हुआ, इस औद्योगिक नीति के द्वारा जैसे परमाणु ऊर्जा खनन व रेल को छोड़कर शेष सभी उद्योग एवं व्यवसाय निजीकरण कर दिए गए। इन 3 पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा। परमाणु ऊर्जा खनन और रेल, इन तीनों को छोड़ के सभी जो व्यवसाय थे वो निजीकरण कर दिए गए। यानी यहाँ पर इन तीनों को सिर्फ सरकार के द्वारा ही संचालित होंगे, सरकार ही इनका एकाधिकार करेगी, और इन तीनों को छोड़ के हर किसी व्यवसाय में लोग क्या अपना व्यक्तिगत रूप से अपना व्यवसाय खोल सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से अपना क्या उद्योग धंधा खोल सकते थे। ये था निजीकरण। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। निजीकरण का मतलब क्या हो गया कि सरकार का क्या होगा, किसी भी क्षेत्र में कोई स्वामित्व नहीं रहेगा, इसमें कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से व्यवसाय खोल सकता है, और उस व्यवसाय खोलने से जो भारत की अर्थव्यवस्था थी क्या, उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में पा सकते हैं। और जो हम कंपनियां खोलेंगे उसमें प्रतिस्पर्धा का हमें कहीं ना कहीं रूप देखने को मिलेगा, और भारत की जो इकोनॉमिक्स दर काफ़ी तीव्र रूप से विकास करेगी। ठीक, और 1990 तक तो क्या था, इसमें सरकार का एकाधिकार था। उसके बाद क्या, उद्योग धंधों में संपूर्ण निजीकरण कर दिया गया। सिर्फ 3 चीज़ों को छोड़ के, परमाणु ऊर्जा खनन और रेल को छोड़कर शेष सभी उद्योग का व्यवसाय निजीकरण कर दिए गए। आई होप आपको यहाँ पर ये भी समझ में आ चुका होगा। अब है उदारीकरण। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी इसका जो उद्देश्य है, उद्योग और व्यापार को जो लाल फीताशाही थी, जो आपको बता रहा था ना अभी जो आपको लाल फीताशाही बता रहा था, यानी इसका उद्देश्य जो था, जो उद्योग और व्यापार को जो लाल फीताशाही के अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करके अधिक प्रतियोगी बनाना था। यानी जैसे आपको कोई चीज़ खोलना है या कुछ करना है, उसे खोलने के लिए सबसे पहले आपको सरकार से लाइसेंस की ज़रूरत होती थी। उसमें क्या होता है, लाइसेंस में कई आपको कागजी कार्रवाई करनी थी। लाल फीताशाही इसलिए कह रखा, यानी आपकी जो कागजी कार्रवाई है, आपको इतना परेशान किया जा सकता है या इतना परेशान किया जाता था कि आप उस क्षेत्र में जो आप व्यवसाय करना चाहता है, आपका उस व्यवसाय से मन ही हट जाता था। कारण आपको कई चीज़ों से यहाँ प्रताड़ना मिलती थी, कई संकटों से आपको गुजरना पड़ता, कई जो आपकी फाइल हैं, जो बढ़ रही है, उससे आपको कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि आप क्या हताश होकर इस चीज़ को छोड़ देते थे, और उस उद्योग धंधे को खोलने से पहले क्या आपकी जो आमदनी थी, जितनी उसमें लगनी थी, उससे ज़्यादा आपको क्या उस कागजी कार्रवाई में लग जाती थी। इसीलिए इसको कहते हैं लाल फीताशाही। इसी को मुक्त करने के लिए क्या हुआ था, उदारीकरण। उदारीकरण का होगा मतलब हो गया उदार होना। यानी सरकार ने जो आपके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए थे, ठीक है, उसको कम करके उसको आपके लिए क्या बिल्कुल एकदम लचीला बना देना, ये था उदारीकरण। यानी इस औद्योगिक नीति की तीसरी प्रमुख अवधारणा उदारीकरण थी, जिसके तहत भारत सरकार ने उद्योग एवं व्यवसाय करने के लिए क्या एक अनुकूल वातावरण बनाने हेतु सरकारी नीतियों को आसान कर दिया। यानी जो अनुकूल वातावरण बनाने के जो सरकार की जो नीतियाँ, उसको क्या आसान कर दिया गया है, उसको क्या कर दिया, थोड़ा लचीला कर दिया गया। आरंभ में क्या था, इसमें जो 18 ऐसे क्षेत्र थे, ठीक हो गया, 18 ऐसे क्षेत्र थे जिनसे सामाजिक हित प्रभावित हो सकता था। केवल उनके लिए ही सरकार लाइसेंस से व्यवसाय करने की अनुमति रखी गई थी। यानी जो 18 क्षेत्र थे, उसी में अगर आपको कुछ करना है तो उन क्षेत्र में आपको व्यवसाय करने से पहले आपको सरकार से लाइसेंस लेने की अनुमति थी, और से सभी क्षेत्र को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। ठीक, फिर बाद में क्या हो कि 13 क्षेत्र को लाइसेंस के दायरे से हटा दिया। पहले 18 थे, फिर 6, फिर कितने 13। फिर धीरे धीरे क्या हो कि वर्तमान में अभी है केवल 5 क्षेत्र हैं
जिसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, उन 5 क्षेत्र को छोड़ते और सभी क्षेत्र में लाइसेंस से मुक्त कर दिया। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ और यहाँ से बता रहा हूँ और आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला हो गया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दूसरा डेटोनेटिंग फ्यूज़, तीसरा हो गया मादक पदार्थ, चौथा हो गया तंबाकू एवं उससे निर्मित पदार्थ और पाँचवा हो गया ये हो गया खतरनाक या जोखिम वाले रसायन। पहला हो गया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दूसरा हो गया डेटोनेटिंग फ्यूज़, तीसरा हो गया मादक पदार्थ, चौथा हो गया तंबाकू एवं उससे निर्मित पदार्थ, पांचवा है खतरनाक या जोखिम वाले रसायन क्षेत्र। इन सभी क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र को लाइसेंस से मुक्त कर दिया। ठीक, ये था उदारीकरण। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। निजीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है। ठीक, इसको मैंने काफ़ी डिटेल से समझा है और आप इसके नोट्स भी अच्छे बनाए। ठीक, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आपको यहाँ से मीन्स में लिखने के लिए भी आ सकता है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते रहते। ये था आज का हमारा टॉपिक। तो बच्चों आई होप आपको आज का टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं पुनः कह रहा हूँ, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि ये ज्ञानवर्धक चीज़ें दूसरे बच्चों तक पहुँच पाए, वो भी इसका अच्छा लाभ उठा पाए और अपनी प्रतियोगिता परीक्षा में जो उनको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, वो भी काफ़ी मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हेल्प मिलेगी उनको। तो पुनः आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर क्लियर होता है। थैंक यू।